सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पहले सेमीकंडक्टर्स का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या जानते हैं हम? जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ठीक है, यस सर। ओके। तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए कौन सी थियरी हम पढ़ते हैं? To understand semiconductors, we talk about energy band theory, right? यस सर। एनर्जी बैंड थियरी। एनर्जी बैंड थियरी के हिसाब से कौन कौन से बैंड्स होते हैं? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। According to energy band theory, there are two types of bands: energy valence band and conduction band. कौन से बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है? वैलेंस बैंड की ज्यादा। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, ठीक। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा होती है ना? यस सर। और वैलेंस बैंड की एनर्जी उससे कम होती है। वैलेंस बैंड में होते कौन है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स contains valence shell electrons. Valence band contains वैलेंस valence shell electrons, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम बनाते हैं एक एनर्जी बैंड डायग्राम, तो उसके अंदर ये रहा आपके पास कौन सा बैंड? दिस इज द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। एंड थोड़ी दूरी पे कौन सा बैंड है ऊपर? कंडक्शन बैंड। एंड कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो बीच में गैप हमको दिख रहा है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल गैप, एनर्जी बैंड गैप। हाँ, EG। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप, और इट इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, ठीक है। और ये जो EG होता है, EG, ये सिलिकॉन के लिए कितना होता है? ये सारी वैल्यूज याद करनी है आप लोगों को। 1.1 EV, 1.14 बताया होगा शायद। यस सर। 1.14 EV। एंड एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.72। 0.72 EV। 0.72 EV। अच्छा, कौन सा वाला सेमीकंडक्टर अबंडेंट है नेचर में? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज मोर अबंडेंट, मतलब ज़्यादा अवेलेबल है ये नेचर में। तो आगे का चैप्टर सारा का सारा किसके बारे में है? सिलिकॉन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। तो बताओ सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स कौन कौन से पढ़े हैं हमने? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। हाँ बिल्कुल, हमने पढ़े हैं इसके अंदर दो कैटेगरीज। एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक, और दूसरा क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक अच्छे होते हैं, एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक अच्छे होते हैं। एक्सट्रिंसिक अच्छे होते हैं किस सेंस में? कंडक्टिविटी। कंडक्शन ज्यादा होगा। हाँ, दे हैव हाई, कौन सी कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। On the other hand, intrinsic semiconductors have low electrical conductivity. Intrinsic semiconductors होते हैं प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन, और जर्मेनियम, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, राइट? यस सर। प्योर क्रिस्टल्स ऑफ सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम विदाउट एनी इम्प्योरिटी, एंड एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? जिनके अंदर इम्प्योरिटी और ग्रुप 13 और SI प्लस इम्प्योरिटी, SI में डालते हैं इम्प्योरिटी आइटम्स। अब ये जो इम्प्योरिटी आइटम्स हम डालते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं डोपिंग करना। यस सर। ठीक है, डोपिंग मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कहने के लिए इम्प्योरिटी है, बट वो अच्छा काम कर रही है, खराब काम कर रही है? अच्छा काम करती है। अच्छा काम कर रही है। तो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी से फायदा क्या मिलता है?
एक्टिविटी बढ़ जाती है। हाँ, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट, इम्प्योरिटी डालने से सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, एंड इम्प्योरिटी ही रीजन है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्रिफर्ड ओवर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अभी जो इम्प्योरिटी होती है, अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, एक्सट्रिंसिक के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? P टाइप और P टाइप। हाँ, इसके होते हैं दो टाइप्स, एक होते हैं हमारे पास पी टाइप और एक होता है हमारे पास एन टाइप। अच्छा, पी टाइप और एन टाइप में कौन से अच्छे होते हैं? ऐसा तो कुछ हमने डिस्कस किया नहीं है ना, दोनों अच्छे हैं। हमने ऐसा तो कुछ डिस्कस नहीं किया ना कि एक्सट्रिंसिक के अंदर पी टाइप और एन टाइप के अंदर से कौन से ज्यादा बेहतर होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना हमने डिस्कस। नो सर। बट अगर कोई पूछता है आपसे कि तो पी N टाइप और एन टाइप में से कौन से अच्छे हैं, तो आपको बोलना है एन टाइप। कहीं पे लिख लो कि एन टाइप इज प्रेफर्ड, ये सवाल आ चुका है बोर्ड में, एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर क्या? P टाइप। पी टाइप। अच्छा, एक्सट्रिंसिक कब मिलते हैं हमको? जब हम सिलिकॉन के अंदर इम्प्योरिटी डालते हैं। यस सर। तो पी टाइप पाने के लिए सिलिकॉन में डालते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, यस सर। और एन टाइप पाने के लिए सिलिकॉन में डालते हैं पेंटावैलेंट P। पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी। ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, ये कहाँ से आती है? फ्रॉम ग्रुप 13। 13 एंड पेंटा कहाँ से आती है? फ्रॉम ग्रुप 15। 15 ग्रुप 15। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं? या तो एल्यूमिनियम, या फिर गैलियम, या फिर इंडियम। यस सर। और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, यस सर। व्हाट इज एल? एल इज, एल्यूमिनियम। देखो फिजिक्स के एग्जामिनर को समझ नहीं आते सिंबल्स, ध्यान रखना, तो आपका फर्ज बनता है कि आप सिंबल तो लिखोगे लिखोगे, साथ में उनका पूरा नाम लिख के आना है। व्हाट इज आई एन? इंडियम। व्हाट इज पी? पी इज फॉस्फोरस। phosphorus. Phosphorus belongs to group 50 of the periodic table. What is AS? AS is arsenic. ठीक है। अच्छा, पी टाइप और एन टाइप में से कौन सा अच्छा होता है? N टाइप। टाइप। एन टाइप अच्छा होता है, एन टाइप इज प्रेफर्ड ओवर पी टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स, सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं? होल्स और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? वो है फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। यस सर। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, क्या क्या? होल्स भी, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। इनफिनिट लिखना चाहिए, ठीक है, काफ़ी है। होल क्या होता है? होल होता है बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट, और इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन तो यही है, इसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन ही कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई एक बात। अगर हम बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप की, तो पी टाइप और एन टाइप के अंदर दिस इज द पी टाइप एंड दिस इज द एन टाइप। तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी में कौन होते हैं? होल्स। होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है पी टाइप में? होल्स। होल्स। होल्स आर मेजॉरिटी। एंड एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। कैसे याद रहेगा? याद रखना बड़ा सिंपल है, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ध्यान रख सकते हैं इसको। बाकी फंडा आपको बताइए क्या बताया था? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन इलेक्ट्रॉन्स। होता है पी टाइप में? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पी टाइप और एन टाइप किसके टाइप हैं? एक्सट्रिंसिक के टाइप हैं, ठीक है। यस सर। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारे पास होल। ऑलराइट, तो हम बोल सकते हैं कि इन द केस ऑफ पी टाइप कौन ज्यादा है? होल ज्यादा है, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे क्या बोलेंगे? Na is greater than NH। NH। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो कि हमको बतानी चाहिए पी टाइप और एन टाइप के बारे में। अच्छा, अगर मान लो कि हमने लिया एक सिलिकॉन का क्रिस्टल, और इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने
ये पूरा का पूरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने यहाँ से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी। क्या डाल दी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और यहाँ से डाल दी कौन सी? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अगर हमने लेफ्ट साइड से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी और राइट साइड से डाल दी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो ऐसा होने से जो है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक डायोड मिल जाएगा, जिसके अंदर एक बनेगा मेटलर्जिकल जंक्शन, जिसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। इसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। और ये जो साइड है ये हो जाएगी पी साइड और ये हो जाएगी एन साइड। भाई पी साइड कब मिलता है? जब हम सिलिकॉन के अंदर क्या डालते हैं? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो ये वाली साइड कैसे होगी? पी साइड। और ये वाली साइड कैसे मिलेगी? सिलिकॉन प्लस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो ये हो गई हमारे पास एन साइड। ठीक है, तो ये जो पी साइड है यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या होते हैं? होल्स। तो यहाँ पर भरे पड़े हैं आपके पास क्या? होल्स। और ऑन द एन साइड व्हाट इज देयर इन मेजॉरिटी? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भरे पड़े हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ये जो पी साइड है, पी साइड में किस चीज़ की कमी है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो हमारे पास एन साइड है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? होल्स की। होल्स, यहाँ पर इक्के दुक्के क्या हैं? होल्स हैं। तो यहाँ पर आ गया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N side. N side to P side. diffuse to P side. Diffuse is the word, huh? Electrons from N side N side diffuse to P side. और ऐसा होने की वजह से due to this they neutralize some of the holes. Due to this electrons recombine with holes. Due to this recombine with holes. और ऐसा होने की वजह से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक डिप्लीशन रीजन। क्या मिलता है? डिप्लीशन रीजन। यानी कि ये जो बाउंड्री है ये इस तरीके से हम दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द पीएन जंक्शन। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और ये जो आपको बाउंड्री यहाँ पे नजर आ रही है, ये वाली बाउंड्री, ये क्या है? इसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसे? डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए थे? एन से पी या पी से एन? N से P. इलेक्ट्रॉन्स एन से, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टू पी साइड। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो पीछे पॉजिटिविटी छोड़ जाएगा। Yes sir. और जब यहाँ का होल यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक तरीके से नेगेटिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes sir. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं ई आई वेक्टर। क्या बोलते हैं? ई आई वेक्टर। ये जो ई आई वेक्टर है इसे बोलते हैं जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि पीएन जंक्शन के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हम बोलते हैं ई आई वेक्टर, और जिसे हम बोलते हैं जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसे हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिखते हैं वीबी। भाई जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। Yes sir. Yes sir. वीबी को क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्या भरा पड़ा है? होल्स। तो यहाँ पर बना दो बहुत सारे क्या होल्स बना देंगे यहाँ पर। और एन में क्या भरा पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स। एन में क्या भरा पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप भर दो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है इसका नाम डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन मतलब कुछ चीज इसके अंदर नहीं है। तो डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या है और क्या नहीं है? डिप्लीशन लेयर के अंदर है एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। क्या है इसमें? एब्सेंस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। हाँ, डिप्लीशन लेयर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, यानी कि ना तो इसके अंदर होल्स हैं और ना ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ना तो इसके अंदर
होल्स है ना ही Holes हैं। नाइट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सेमीकंडक्टर के जो दो चार्ज कैरियर्स हमें पढ़े थे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो दोनों ही इसके अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है? एब्सेंट। एब्सेंट है। यानी कि डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या कौन एब्सेंट है? होल्स भी एब्सेंट है और इलेक्ट्रॉन्स भी एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन हो चुका है होल्स के साथ। तो फिर यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? यहाँ पर प्रेजेंट है इमोबाइल आयंस, यस सर। प्रेजेंस ऑफ इमोबाइल, यानी कि जो चल नहीं सकते, इमोबाइल आयंस, एंड साथ में सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स प्रेजेंट हैं। सिलिकॉन के न्यूट्रल एटम्स। अरे भाई ये सिलिकॉन बेस्ड है ना पूरा का पूरा, यस Yes, सर। sir. तो यहाँ पर हर जगह सिलिकॉन ही तो भर भर के हमने डोपिंग तो हल्की हल्की सी की थी ना, याद है ना? यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर कौन एब्सेंट है? डिप्लीशन में कौन एब्सेंट है? Recharge फ्री carrier. चार्ज कैरियर्स। अच्छे से समझ लो, आज के जो भी टॉपिक्स करने वाले हैं बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और सारा का सारा खेल इसका इसी का होगा। ये इसी वजह से रिपीट करवाया है, नहीं तो हमारे पास टाइम वैसे ही कम रह गया अभी। तो यहाँ पर हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है? Absent. एब्सेंट है। और क्या प्रेजेंट है ये पता होना चाहिए हमको, क्या प्रेजेंट है? इमोबाइल आयंस। Mobile ions. हाँ, और न्यूट्रल एटम। Spherical neutral atoms. बिल्कुल इमोबाइल मतलब जो कि चल फिर नहीं सकते। नहीं हाँ, सकते। जो कि कैन नॉट मूव हो गया, ये कैन नॉट मूव। यानी कि डिप्लीशन लेयर अच्छा इलाका है, खराब इलाका है? खराब। खराब इलाका है ये, ठीक है। यानी कि ऑफर्स मैक्सिमम रेसिस्टेंस, ऑफर्स मैक्सिमम रेसिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज एब्सेंट है? फ्री चार्ज कैरियर्स। फ्री चार्ज कैरियर्स ही एब्सेंट है। डिप्लीशन लेयर के लेफ्ट साइड में कौन से कैरियर्स भरे पड़े हैं? होल्स भरे पड़े हैं। और डिप्लीशन लेयर के राइट साइड में कौन से कैरियर्स भरे पड़े हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। और यहाँ पर ये जो पी साइड है, यहाँ पर कौन है माइनॉरिटी? इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में, Electrons. और एन साइड में होल्स माइनॉरिटी में है, ठीक है। यस Yes, सर। sir. वेरी नाइस। ऑफर्स मैक्सिमम रेसिस्टेंस एंड डिप्लीशन लेवल बताया था ना कि इट इज लाइक एन इनफर्टाइल लैंड। Fertile land. इनफर्टाइल या फिर बंजर जमीन होती है ना, बैरन लैंड, तो इट इज लाइक अ बैरन लैंड। और डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर्स। सारी बातें ध्यान रखनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। विड्थ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, यानी कि 10 की पावर -6। हाँ 10 की पावर -6 मीटर्स के ऑर्डर की होती है विड्थ किसकी? डिप्लीशन लेयर की। Depletion layer. डिप्लीशन लेयर से नफरत है करंट को, क्योंकि इसके अंदर क्या है? मैक्सिमम रेसिस्टेंस है इसके अंदर। तो करंट जब यहाँ से गुजरेगा तो करंट की वाट अटक जाएगी। करंट को यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, करंट को यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। करंट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा डिप्लीशन लेयर के अंदर, ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर हमें ये जो हमारे पास चीज़ है इसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या बोलते हैं? पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं इसको। और अगर शॉर्ट में बोलें तो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या? डायोड। डायोड। हाँ, या तो आप सिर्फ डायोड बोल दो, या फिर अगर बोलना है तो पूरा बोलो पीएन जंक्शन डायोड। इसके अंदर पीएन जंक्शन दिख रहा है ना, ये बीच में जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है ये पीएन जंक्शन है। और ये पूरा का पूरा जो पीस है, रेक्टेंगुलर पीस, इसे बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड या फिर सिंपली डायोड। डायोड। ऑलराइट। जब हम डायोड को लगाते हैं सर्किट के अंदर तो इसका इतना बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे? सर्किट सिंबल। यस सर। तो सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सर्किट सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड Junction layer. क्या होता है? ये होता है एक ट्राइंगल और एक वर्टिकल line. लाइन। ट्राइंगल और वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ये जो ट्राइंगल है ये पी को डिनोट करता है, और जो वर्टिकल लाइन है ये एन को डिनोट करती है, ठीक है। यस सर। और आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर ये एक टर्मिनल है और ये भी एक टर्मिनल है। तो कोई पूछता है आपसे कि डायोड के कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो क्या बोलोगे? इट हैज Two. टू टर्मिनल्स। Two तो इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। device. टू टर्मिनल डिवाइस। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है हमको। पीएन जंक्शन डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। अच्छा, इसमें क्या खास है? कुछ यूज है इसका लाइफ में? इसका भयंकर लेवल का यूज है, जो भी आजकल पॉसिबल हो पा रहा है सब कुछ इसी की वजह से हो पा रहा है। हमारा जो फोन का चार्जर है उसके अंदर होता है ये, बता रहा। यस सर। हाँ, तो इसका जो एवरीडे यूज है
एवरीडे यूज है इसका। हमारा जो होता है हमारा फ़ोन का चार्जर, चार्जिंग अडेप्टर ऑफ फोन्स बैटरी। फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए जो अडेप्टर होता है, इट हैज़ पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड। हाँ, कंटेन्स पीएन जंक्शन डायोड्स। सिर्फ एक नहीं होती, इसके अंदर 4 होती हैं। तो चार्जिंग अडेप्टर ऑफ फोन्स बैटरी कंटेन्स पीएन जंक्शन डायोड। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जाते हो चार्जर परचेज करने के लिए, तो एक होता है 200 रुपये का और एक होता है 1000 रुपये का। तो इतना डिफरेंस कैसे आ गया? इतना डिफरेंस आ गया क्योंकि इसके अंदर लगी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, हाई क्वालिटी डायोड लगी हुई है इसके अंदर, जिसकी डोपिंग का ख्याल रखा गया है। इसके अंदर डायोड लगी हुई है जिसकी डोपिंग बर्बाद है बिल्कुल। सारा पैसा पीएन जंक्शन डायोड का लेते हैं वो। तो ये होता है लोकल, ये होता है आपका कंपनी वाला। अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसी की वजह से कीमत बढ़ती है, कॉस्ट जो बढ़ती है। अच्छा, और क्या यूज़ है? AC to DC हाँ, यही तो है, इंडस्ट्री में। यही था, तुमने बिल्कुल ठीक बोला। तो जो है चार्जिंग अडेप्टर के अंदर होता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ बेसिकली कन्वर्टिंग AC to unidirectional. It is basically converting AC to unidirectional signal। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या बना रहा है? यूनी डायरेक्शनल। ऑल्टरनेटिंग करंट होता है बाय डायरेक्शनल, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी क्लॉक कभी एंटी, कभी क्लॉक कभी एंटी, पता है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, और यूनी डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है वो। ठीक है, तो ये आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे इसको। इसके बाद आती है हमारे पास बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बाइसिंग करना मतलब बैटरी लगाना। बाइसिंग मीन्स, बैटरी लगाना। हाँ, इट मीन्स कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस क्या? पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस अगर बैटरी लगाते हो तो उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? बायसिंग। Nice. बाइसिंग बोलते हैं। और बाइसिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? Forward biasing or फॉरवर्ड बाइसिंग एंड reverse रिवर्स biasing. बाइसिंग। रिवर्स बायस। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड कौन सी? रिवर्स। Reverse biasing. रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर क्या होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम कनेक्ट करते हैं अगर हमारे पास Terminal एक, को पीछे, हाँ, पी को पॉजिटिव से और एन को negative से. नेगेटिव से। अच्छा बताओ कि ये जो मैंने चीज़ बनाई ये क्या है? पीएन Junction. जंक्शन। पीएन जंक्शन। और अब क्या बनाया? डिप्लीशन लेयर। Depletion layer. ठीक है, ये कौन सी साइड है? P side. पी ये साइड। पी साइड है, यहाँ पी लिखेंगे। ये कौन सी साइड है? एन साइड। P side. एन साइड है, यहाँ एन लिख देंगे। अगर आपने पी को पॉजिटिव से लगा दिया और एन को नेगेटिव। Negative से. नेगेटिव से लगा दिया, तो इस टाइप की बाइसिंग को बोलते हैं कौन सी बाइसिंग? फॉरवर्ड बायस। Forward biasing. फॉरवर्ड बाइसिंग। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव। Positive से. पॉजिटिव से। ये क्या है? P junction. पीएन जंक्शन। और ये क्या बनाया? डिप्लीशन Depletion लेयर। layer. ये पी और ये एन, पी को किससे? Negative से. पी को नेगेटिव से और एन को Positive से. हाँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग, ये हो गई आपकी रिवर्स बायसिंग। और यहाँ पर क्या भरा पड़ा है? होल्स। Holes. होल भरा पड़ा है। और यहाँ पर क्या भरा पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी भर दो, खाली खाली छोड़ के मत आना बिल्कुल भी। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो ये एक बार बताओ कि ये जो हमारी डायोड है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? यस Yes, सर। sir. होती तो है। Junction electric field. एन से पी, पी से एन, एन से पी, NCP. एनसीपी। याद है ना इसे क्या बोलते हैं? जंक्शन फील्ड, जंक्शन। यस सर। ई आई वेक्टर। और यहाँ पर भी है कौन सी फील्ड? जंक्शन। Junction electric field. जंक्शन फील्ड, ई आई वेक्टर। और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। और देखो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, ये क्या किया? ये यानी कि ये है एक वेरिएबल वोल्टेज। क्या है ये? वेरिएबल वोल्टेज। जब भी आपकी बैटरी के ऊपर इस तरीके से एक टेढ़ा एरो लगाओ तो क्या होता है? एक ऐसी वोल्टेज जो कि आपके कंट्रोल में है, उसका आप कम ज़्यादा कर सकते हो। बैटरी तो लिमिट।
हाँ बैटरी एलिमिनेटर बोल सकते हैं इसको, यस। ये भी आपकी वेरिएबल वोल्टेज है। कुछ समझ में आ रहा है? यस अब यहाँ पर सीन ये है कि बताओ, ये हाई पोटेंशियल है, राइट? यस सर। अगर ये हाई पोटेंशियल है तो ये वाली साइड हो गई हमारी हाई पोटेंशियल साइड, और वो वाली साइड हो गई हमारी लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल साइड। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है आपने, वो तो लगाया था हमने, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कैपिटल वी लिख दो, इसे बोल दो वी ई एक्स टी, वी एक्सटर्नल। वी ई एक्स टी मतलब वी एक्सटर्नल। वी एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज। एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज। और ये बताओ कि क्या अंदर भी एक बैरियर था? हाँ, अंदर बैरियर तो था। यस सर। यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ पर इस तरीके से वीबी, याद है? यस सर। और यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। कोई आया क्या? कर लेना यार एडमिट। नाइस मी। ठीक है, अब बड़ी जल्दी आ गए यार। वीबी तो ये हो गया, वीबी हो गया, वीबी। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को कि ये जो बैरियर होता है, बैरियर, ये कितना होता है सिलिकॉन के लिए? 0.7। बहुत बढ़िया, वीबी फॉर सिलिकॉन होता है 0.7 क्या वोल्ट। वोल्ट। Yes, एंड क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना यार। और जर्मेनियम के लिए कितना होता है ये? 0.3 वोल्ट। 0.3 लिखवाया था क्या? 0.2 टू 0.3 कर लो, चलो कोई बात नहीं। मेरा बढ़िया होता है, यानी कि जर्मेनियम में कम होता है, सिलिकॉन में ज़्यादा होता है। Yes, ठीक है, ये सब वैल्यूज ध्यान रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये, अभी आगे यूज़ भी होगा ये। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कौन सी बायसिंग चल रही है? दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। एंड फॉरवर्ड बायसिंग में हमने हाई पोटेंशियल साइड, लो पोटेंशियल साइड। क्या हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगाई है, भाई हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है ना। अगर हमने Yes. एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई है तो साथ में एक एक्सटर्नल फील्ड भी यहाँ पे आ जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, चढ़ता है? गिरता है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है ना। यस यस Yes, sir. भाई यहाँ देख रहे हो ना कि देखो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर डायरेक्शन उल्टी है, तो आपका हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल है, तो आप ऐसे लगा, यानी कि आपने जो एक्सटर्नली फील्ड अप्लाई करी है वो आपने ऐसे अप्लाई करी है, ऐसे, ये देखो ऐसे। ये होगी आपकी क्या? ये होगी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस वाले सिचुएशन में आपने कहाँ से कहाँ अप्लाई करी है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मार्क करी? क्या सोच के मार्क किया हमने? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। हाँ, ये ऐसे भी बोल सकते हो, हाई पोटेंशियल साइड एंड दिस इज लो पोटेंशियल साइड। ये हाई और लो मार्क कर लेना। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बिल्कुल, यानी कि करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि फॉरवर्ड के केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल को अपोज कर रही है या सपोर्ट कर रही है? अपोज कर रही है। हाँ, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमारी जो लगाई हुई, हमने जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी है वो अंदर वाली को अपोज कर रही है। तो और यहाँ पर इन द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग हमने जो अप्लाई करी है, हमने कौन सी अप्लाई करी है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अंदर वाली को सपोर्ट कर रही है, अपोज कर रही है? सपोर्ट। सब समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? यस सर। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारी लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है। अपोज कर रही है, और रिवर्स बायसिंग में हमारी लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में आई थिंक हमने लिखा भी था, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे। इसके जो की फीचर्स हैं, कौन सी बायसिंग के? फॉरवर्ड बायसिंग। पहला फीचर ये है कि जो हमारा लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी लगाई हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू अप्लाइड, इट ई एक्सटर्नल अपोजेस या सपोर्ट्स? अपोजेस इंटरनल या जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर को अपोज कर रहा है। हमारा
लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर को अपोज कर रहा है। बैरियर को अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अपोज अपोज कर रहा है। अगर हम रिवर्स बायसिंग का कॉलम बना लेते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो रिवर्स बायसिंग के भी अगर हम की फीचर्स लिखते हैं साथ साथ में, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा लगाया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है। फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और हमारा लगाया हुआ एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले बैरियर को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं कि अपोज कर रहा है, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? ये वी डायरेक्शन उल्टी एक्सटर्नल उल्टी है, हाँ यस है ना, डायरेक्शन उल्टी उल्टी है, यही रीजन है सिंपल। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की। किन दोनों की? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, एक्सटर्नल और इंटरनल। और समझ में आ गया होगा कि ई आई वेक्टर क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पर हमको हेल्प मिल रही है उस आइडिया से। अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर से हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है। ओके, तो अगर इस वाले केस में अपोजिशन मिल रहा है अंदर वाले बैरियर को, तो करंट फ्लो करेगा आराम से। यस सर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर अच्छा रीजन है, खराब रीजन है करंट के लिए? खराब रीजन। उसकी विड्थ कम हो जाएगी। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज स्ट्रिंक। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस, एंड यहाँ पर विड्थ बढ़ जाएगी। यस सर। इन विच बायसिंग द डिप्लीशन लेयर विड्थ विल इंक्रीज? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। ठीक है। और डिप्लीशन लेयर अगर पतली हो जाएगी तो किसको अच्छा लगेगा? करंट। करंट को। अच्छा, डिप्लीशन लेयर के पतले होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कम होगा? कम हो होगा। जाएगा। कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है? डिप्लीशन लेयर की वजह से। डिप्लीशन लेयर कैसी जमीन है? बंजर जमीन है, बिल्कुल ध्यान रखना है बात। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड टू करंट डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डिक्रीजेस, क्योंकि डिप्लीशन लेयर श्रिंक मार रही है। और यहाँ क्या बोलेंगे? भयंकर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन सी वाली बायसिंग में? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में। रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड टू करंट डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड टू करंट इंक्रीजेस। ये डिफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसको। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डायोड टू करंट क्या? इंक्रीजेस। ये जो हमारे चल रहे हैं, ये डिस्कशन चल रहा है, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। बिल्कुल ऐसे लिख के आना पॉइंट्स की फॉर्म में एग्जाम के अंदर। और अगर डिप्लीशन लेयर पतली हो गई, अगर रेजिस्टेंस भी कम हो गया, तो करंट आसानी से फ्लो करेगा या डिफिकल्टी होगी? आसानी से फ्लो करेगा। आसानी से फ्लो करेगा। लिखेंगे करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, करंट इजीली फ्लोज, करंट इजीली फ्लोज थ्रू द डायोड। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा करंट है, करंट easily flows through the diode and is generally in milliampere and is जनरली इन milliampere, छोटा ही करंट है। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि करंट फ्लो तो करेगा लेकिन बिल्कुल ना के बराबर। तो लिखेंगे कि a very small almost negligible current, a very small almost negligible current flows through the diode and is measured in milliampere। से छोटा या बड़ा? छोटा। माइक्रो एम्पियर्स। यस। तो ये जो हमने कंपैरिजन किया है, किस किस का कंपैरिजन है? फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग। हाँ जी। तो आपको कौन सी बायसिंग पसंद आ रही है? फॉरवर्ड ही पसंद आ रही है नेचुरली हम लोगों को। तो कहने की बात यह है कि बायसिंग को बायसिंग क्यों बोलते हैं? बायसिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स और अनलाइक द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। दिस इज अनलाइक द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में कोई पंगा नहीं है। अगर आप बैटरी को पलट दोगे तो कंडक्टर जो है करंट बढ़िया फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस डायरेक्शन चेंज होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बैटरी को पलटा आपने
तो करंट आना ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट ना के बराबर करंट आ रहा है, और इतना 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 कम करंट है कि उसको हम कर सकते हैं नेग्लेक्ट फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है, Yes, sir. तो क्या हम कह सकते हैं कि डायोड का सेलेक्टिव कंडक्शन है? Yes, sir. तो लिखेंगे कि 10, कंक्लूजन लिख लो, कंक्लूजन ये है कि 10 अ डायोड हैज selective conduction behavior. Does a Diode has selective conduction behavior. selective conduction behavior. Does a diode has selective, यानी कि बहुत ही चूजी है। कौन? Diode. डायोड बहुत ही चूजी है। Does the diode has selective conduction behavior? It conducts under which biasing? Forward biasing. हाँ, it conducts क्या? conducts current. It conducts current under which biasing? Forward biasing. Under forward biasing. And it negligibly conducts current. किताब में लिखा हुआ है कंडक्ट करती नहीं है। It negligibly conducts current under Reverse biasing. reverse biasing. ये it कौन है? PN junction diode. PN जंक्शन डायोड। अब ये जो बिहेवियर है इसका, ये जो डायोड का बिहेवियर है सेलेक्टिव कंडक्शन का, इस बिहेवियर को हमने यूज किया अपने मोबाइल फोन के चार्जिंग अडेप्टर के अंदर। यही बिहेवियर है यूज होता है जो कि इसको एसी को यूनिडायरेक्शनल बनाने में हेल्प करता है। एसी को यूनिडायरेक्शनल करंट बनाने में हेल्प करता है। देख लो, एसी टू यूनिडायरेक्शनल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। एसी टू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल। अच्छा, नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कुछ और चीज़ें हमको जाननी है यहाँ पर। कुछ ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने हैं एक्चुअली। तो लिखो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? IV characteristics. आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब Graph. ग्राफ। हाँ, लिखेंगे कि आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिखेंगे कि इन दिस चैप्टर द वर्ड, कौन सा वर्ड? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स। द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या? Graph. ग्राफिकल वेरिएशन। तो कहीं पर भी बोला आप, अगर आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करो, तो क्या क्या ड्रॉ करना है? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको बनाने हैं। तो हम करेंगे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हम करेंगे क्या? रिवर्स बायस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम डायोड की करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो आओ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सर्किट डायग्राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? ग्राफ। तो यही रीजन है कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या नहीं लिखवाया है। यहाँ पे मन था लिखवाने का कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे क्या लिखवाया गया है? की फीचर्स। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसके लिए? ग्राफ के लिए। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम के अंदर क्या करना है ना अपन को, आपको लगाना है यहाँ पर, ये रहा, ये क्या है? ये जंक्शन डायोड है। डायोड। यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो N, और इसके अक्रॉस लगा दो एक, ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर क्यों लगाया? जिससे कि वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ कि कितनी वोल्टेज हमने अप्लाई कर रखी है यहाँ पर। और हम कौन सी बायसिंग कर रहे हैं यहाँ पर? Forward biasing. फॉरवर्ड बायसिंग में P से पॉजिटिव या P से नेगेटिव? से पॉजिटिव। P से पॉजिटिव टर्मिनल और N से Negative. नेगेटिव टर्मिनल। तो ये लगा दिया आपने, और यहाँ लगा दो आप, एक काम करो, आप यहाँ पे लगा दो, आप यहाँ पे लगा दो, क्या यहाँ पे लगा दो एक MA, मिली एमीटर। This is milliammeter. And who is this? This is voltmeter. And what is this? This is the external battery. Plus minus. And what does this indicate? Variable nature. This is the variable voltage obtained using rheostat arrangement. भाई rheostat को अगर कम करोगे
ज़्यादा करोगे तो आप यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के अंदर यही लिखा हुआ है, तो इस वजह से लिखा है वेरिएबल वोल्टेज ऑब्टेन्ड यूजिंग रियोस्टेट अरेंजमेंट। तो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया कौन से वाले टॉपिक को स्टडी करने के लिए? फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। वोल्टमीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज टू कीप ट्रैक ऑफ, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पीडी और वोल्टेज। एंड इससे क्या नापते हैं? मिली एमीटर से करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। कीप ट्रैक ऑफ करंट थ्रू द डायोड, है ना? यस सर। डायोड के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो नापने के लिए क्या लगा दिया आपने? मिली एमीटर लगा दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? अब जब हम जाते हैं लेबोरेटरी में, अगर वैसे तो आप लोग गए नहीं हो पूरे साल, लेकिन जब आप जाओगे कभी तो फिजिक्स लैब में जाके हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, और हम पहले हम सर्किट को जोड़ते हैं इस तरीके से, और फिर हम रीडिंग्स लेते हैं, राइट? यस सर। तो अगर आप रीडिंग्स लोगे, वो करते हैं ना प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस, रीडिंग्स और वो सब चीज़ें होती है। यस सर। तो रीडिंग्स जब आप लेते हो तो आप बनाते हो एक टेबल, है ना? यस सर। तो जब आप टेबल बनाते हो तो उसके अंदर आप इस तरीके से पार्टीशनिंग कर लेते हो, और आप किसी चीज़ को वेरी करते हो और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से टेबल बना लो, जैसे एक इंडिकेटिव वैल्यूज़ की, indicative values in the table just to understand what graph we are going to get। क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है? डेटा पॉइंट्स। टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ को क्या बोलते हैं यहाँ पर? कैरेक्टरिस्टिक। टू ड्रॉ द ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक वी नीड टू प्लॉट कौन से पॉइंट्स? डेटा पॉइंट्स। यस सर। We need to plot the data points and join them using a smooth hand। एकदम स्मूथ हैंड से हम उनको ज्वाइन कर देंगे, किनको? डेटा पॉइंट्स को। तो यहाँ पर आपने कैसा वोल्टेज का सोर्स लगा रखा है? वेरिएबल। तो मान लो कि आपने वोल्टेज लगाई, ये वोल्टेज आप नाप रहे हो वोल्ट्स में, और करंट किस में नाप रहे हो? मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर में नाप रहे हो ना करंट को? यस सर। तो मान लो कि आपने लगाई नहीं कुछ भी वोल्टेज, अगर वोल्टेज नहीं लगाओ तो करंट कहाँ से मिलेगा? तो जीरो आ गया। जब हमने वोल्टेज लगाई जीरो तो करंट कितना आया? जीरो। भाई ये जो हमारी डायोड है, इसके थ्रू अपने आप तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता ना, हमें तो बायसिंग करनी पड़ती है, राइट? अपने आप कुछ नहीं होने वाला। तो हमने कितनी वोल्टेज लगाई? हमने वोल्टेज लगाई नहीं तो कुछ भी करंट नहीं आया। अब हमने थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई, हमने वोल्टेज कर दी कितनी? 0.2। 0.2 क्या? वोल्ट। ठीक है। जब भी हम रीडिंग्स बनाते हैं इस तरीके से तो मेक इट अ हैबिट कि आप यहाँ पे लिखा करो कि यूनिट क्या चल रही है, नहीं तो डोंट लीव इट ओपन टू इंटरप्रिटेशंस। तो देखा कि फिर भी करंट नहीं आया, फिर आपने वोल्टेज बढ़ाई, आप धीरे धीरे क्या बढ़ा रहे हो? वोल्टेज बढ़ा रहे हो। तो 0.3 किया तब भी करंट नहीं आया। ये बात समझनी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करंट आ ही नहीं रहा। क्या बढ़ाते जा रहे हो आप? वोल्टेज। यानी कि अभी अंदर क्या हो रहा होगा? अंदर हो रहा होगा डिप्लीशन लेयर का श्रिंकिंग चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है? डिप्लीशन लेयर। समझो इस बात को अच्छे से। जब आपने ये वाली वोल्टेज लगाई है, इस वोल्टेज की ताकत बढ़ाते जा रहे हो आप धीरे धीरे। जब इसकी ताकत बढ़ाओगे तो अंदर जो डिप्लीशन लेयर है वो सिकुड़ रही है धीरे धीरे। जब तक डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं होगी तब तक करंट नहीं आने वाला, क्योंकि अंदर क्या है? अंदर बैरियर है। अंदर क्या है? बैरियर। तो 0 पॉइंट लगाया, कुछ नहीं मिला। 0.5 लगाया, हल्का हल्का सा कुछ मिलना शुरू हुआ, हल्का हल्का सा। तो आपको मिला मान लो 0.2 मिली एम्पियर का करंट आ गया। ठीक है, तो हमें कुछ होप आई जिंदगी में कि कुछ होने वाला है। अब 0.6 किया, हल्का सा और बढ़ा। ठीक है, अब लगा कि यार अब तो कुछ होने वाला है, अब तो कुछ होना चालू हो गया ऐसा लग रहा है हमको। हमने थोड़ा सा टेबल को और बढ़ाया, तो हमने किया इसको 0.7। 0.7 तो सोना सा लग रहा है। यस सर। यही तो होता है सिलिकॉन का वीबी। यस यही होता है वीबी फॉर सिलिकॉन। और बस जैसे ही आपने ये किया तो करंट अचानक से 1 दिखा, 1.2 हो गया। जैसे ही आपने 0.8 किया, करंट स्पाइक मारा एकदम से। 0.8 करते ही करंट ने क्या मारा? स्पाइक। और करंट ने स्पाइक मारा, आपने देखा कि अचानक से मिली एमीटर की जो सुई है वो बहुत जोर से हिली और करंट हो गया 4। तो आपको अंदाजा लग गया कि अब जो है खतरा है। अगर अब आपने वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाया तो डायोड फट सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है। यस सर। तो बस इनको ज्वाइन करना है आपको। आ जाओ ज्वाइन कर लेते हैं इसको। लिखेंगे ग्राफ
तो अब कौन सा ग्राफ बनाना है? हमें बनाना है IV या VI? IV. IV मतलब I है Y पे और V है X पे. I on Y axis and V on X. X axis. करंट को Y पे और वोल्टेज को X पे. X axis पे. तो यहाँ पे बना लेते हैं इसको. सो दिस इज, बताओ Y पे क्या लोगे? करंट. I. ठीक है. और करंट की यूनिट क्या चल रही है? मिली एम्पेयर. यहाँ पे क्या लोगे? V. इसको VF बोल दो क्योंकि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. और इसकी यूनिट क्या चल रही है? वोल्ट. Volt. ठीक है. और Yes. यहाँ पर 0 मार दो. यहाँ पर मार दो आप 10 मार दो, 20, 40, 60, 80. एक सेकंड है. और और यहाँ पर आपने वोल्टेज किन स्टेप्स में बढ़ाई थी? वोल्टेज बढ़ाई थी आपने 0.2 0.2 करके, है ना? Yes sir. 0 से 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5. अचानक से कहाँ पर कुछ दिखा? अचानक से आपको 0.7 पर कुछ हुआ ना? Yes sir. हाँ जी. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. तो आपको कहाँ तक कुछ नहीं दिखा? आपको 0.4 तक तो बिल्कुल डेड था. करंट वॉज डेड टिल 0.4 वोल्ट. तो यानी कि ग्राफ बिल्कुल इससे रगड़ के चलेगा. देखो ध्यान से, ये आपका ग्राफ है, बिल्कुल इससे छू के चल रहा है. दिख रहा है ब्लू वाला? Yes. हाँ. तो ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे टच करता जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि करंट आ ही नहीं रहा. और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ हुआ. और यहाँ पे कौन सी वोल्टेज आ रही है? 0.7. 0.7. यहाँ कौन सी वोल्टेज है? 0.7. यही तो है बैरियर. बस बैरियर को क्रॉस करना है आपको. तो यहाँ पे जैसे किया, अचानक से करंट ने क्या किया? Shoot. हाँ, शूट किया एकदम से. तो ये हो गया आपका. और ये जो आपका पॉइंट है, ये हो गया 0.7 वाला. और ये दिख रहा है जैसे कि ह्यूमन बींग्स का होता है ना घुटना, वैसा लग रहा है ये देखने में. तो इसे बोलते हैं हम, इस वाले को बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं नी वोल्टेज. जो हमारे पाँव का घुटना होता है, घुटना वैसा लग रहा है, वैसी शेप आ रही है इसकी, नी जैसी शेप आ रही है. तो इसे बोलते हैं नी वोल्टेज, क्योंकि इस कर्व की शेप ऐसी दिख रही है काइंड ऑफ. और इसका एक और नाम दिया गया बुक के अंदर, इसका नाम दिया गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज. थ्रेशोल्ड वोल्टेज. और इसका एक और नाम दिया गया है कट इन वोल्टेज. 3 नाम दे रखे हैं बुक के अंदर इसके, एनसीईआरटी के अंदर. क्या क्या? नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और Cut in voltage. नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड Cut in voltage. हाँ जी बिल्कुल. तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बन गया? दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक. 0.7 के बाद करंट बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहा है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. तो लिखेंगे कि करंट राइजेज एक्सपोनेंशियली. करंट राइजेज exponentially after VF is greater than 0.7 वोल्ट. अगर आपकी जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है, अगर वो 0.7 के बैरियर को क्रॉस कर देगी, तो करंट का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा इसके अंदर. ड्रॉ कर लिया? Yes sir. ठीक है. अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक कॉपर का वायर है और कॉपर के वायर को आपने लिया इस तरीके से. कॉपर के वायर को हम जनरली बनाते हैं एज अ सिलेंडर, राइट? Yes sir. तो अगर आपने कॉपर का वायर लिया यहाँ पर इस तरीके से और इसके अक्रॉस लगा दिया आपने एक बैटरी, और यहाँ पे लगाया आपने V, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे करंट आएगा इस तरीके से. और मान लेते हैं कि ये भी आपने ले लिया वेरिएबल, और आपने बनाया इसका कौन सा ग्राफ? IV या VI? IV. तो यहाँ पे ले लो एम्पेयर में, क्योंकि कंडक्टर है ये, तो मिली में नहीं खेलता है, ये एम्पेयर में खेलता है. और यहाँ पर वोल्ट में ले लेते हैं. तो यहाँ पर जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? बढ़ेगा.
बढ़ेगा, ओम्स लॉ है, क्लास 10 में पढ़ा था। Yes, sir. तो लिखेंगे कि I is proportional to V, isn't it? Yes, sir. और V is proportional to I। भाई अगर I proportional to V है तो दिस implies क्या? V is proportional to I. ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी और उस ऑब्जर्वेशन को हमने उल्टा कर दिया, तो क्या लिख दिया? V is proportional to I। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? R. R। ठीक है, और इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। Yes, sir. ग्राफ विल बी अ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन किसके लिए? कौन से मटेरियल के लिए? Ohmic. ओमिक पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कहने की बात ये है कि एकदम साफ साफ दिख रहा है कि इन द केस ऑफ ये जो हमने ऊपर वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, ये कौन से डिवाइस के लिए? PN junction diode. पीएन जंक्शन डायोड के लिए। और ये कौन से डिवाइस के लिए? ये कॉपर की तार के लिए, कंडक्टर के लिए है। तो कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डू नॉट ओबे Ohm's law. ओम्स लॉ। लिखेंगे कि फ्रॉम द शेप ऑफ द ग्राफ, from the shape of this graph, it is clear that IV characteristics are linear या non-linear? Non-linear. Non-linear. That is PN junction diode is a कैसा मटेरियल? ओमिक या नॉन ओमिक? Non-ohmic. नॉन ओमिक मटेरियल। ये बात हमने चैप्टर 3 के अंदर भी की थी, याद होगा। Yes, sir. जब पूछा था हमसे कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक, तो क्या बताया था? पीएन जंक्शन डायोड। Diode. हाँ, और ट्रांजिस्टर भी होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर आपके सिलेबस से जा चुका है, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। तो ये बात ध्यान रखनी है कि पीएन जंक्शन डायोड क्यों है नॉन ओमिक? क्योंकि जब हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ की शेप क्या आ रही है? लीनियर आ रही है क्या? No, sir. Non-linear. नॉन लीनियर आ रही है। तो इसकी जो नॉन लीनियरिटी है वही दर्शा रही है कि पीएन जंक्शन डायोड कैसा है? नॉन ओमिक मटेरियल। Non-ohmic. फाइन। और जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं रेसिस्टेंस की, तो रेसिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? आर इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू P upon I. वी अपॉन आई। अगर हम बात करते हैं डायोड की, अगर हम बात करते हैं डायोड की, देखो इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इंस्टेड ऑफ इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल आर को क्या बोलते हैं? Resistance. रेसिस्टेंस। तो मैं कह रहा हूँ कि इन कंडक्टर्स का रेसिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं और ये होता है कांस्टेंट, राइट? Yes, sir. तो कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं ना ब्रैकेट में जो राइडर है, राइडर क्या है? राइडर ये है कि टेम्परेचर इज, राइडर समझते हो? No, sir. राइडर मतलब कंडीशन। Condition. राइडर मतलब कंडीशन। तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, उसमें राइडर क्या है? कंडीशन क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो इंस्टेड ऑफ द वर्ड रेसिस्टेंस, we study dynamic resistance। Dynamic resistance. क्योंकि रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा, क्योंकि रेसिस्टेंस इज, Not constant. हाँ, बिकॉज रेसिस्टेंस इज चेंजिंग विद पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका रेसिस्टेंस भी बदल रहा है। ये बिहेवियर कंडक्टर्स में होता है कि नहीं होता? नहीं होता. कंडक्टर्स में वोल्टेज को बदलने से सिर्फ करंट बदलता है, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। बट इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज को बदलने से करंट इस तरीके से बदल रहा है कि एक कांस्टेंट वैल्यू से वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि हम रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करके क्या डिफाइन करते हैं? Dynamic डायनामिक resistance. रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रेजिस्टेंस है वोल्टेज अपॉन करंट। तो अगर आपको डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करनी है, तो जो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा हमारा, डायनामिक रेजिस्टेंस का सिंबल ले लो आर डी, आर सबस्क्रिप्ट छोटा डी इज इक्वल टू व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज क्या अपॉन क्या? वोल्टेज अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पे होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। क्या होता है? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। हाँ जी, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। So this is how we define something called
डायनामिक resistance. रेसिस्टेंस ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। फाइन, सो दिस इज अबाउट इट। तो हमने कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक खत्म कर लिया? हमने फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर लिया। नाउ लेट अस लुक एट द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैरेक्टरिस्टिक? ग्राफ। अगर हम बात करते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यानी कि IV का ग्राफ बना हुआ है। Yes, sir. यहाँ पर I कहाँ पर रहेगा? Y पे। Y axis पे. और V कहाँ पर रहेगा? X axis. X एक्सिस पर। और रिवर्स बायसिंग जब आप करते हो तो आप बैटरी को इंटरचेंज कर देते हो, बैटरी के टर्मिनल्स को। तो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। रिवर्स बायसिंग के अंदर करंट फ्लो करता है क्या? करता है, थोड़ा सा नेग्लिजिबल करंट। Negligible. तो ये हो गया आपके पास, व्हाट इज दिस? दिस इज द PN जंक्शन डायोड। This is P, this is N, and here we are connecting a voltmeter as usual, Voltmeter. and here we are connecting a microammeter. Why? Because we have studied previously that in the case of reverse biasing, the current is close to zero. So यहाँ पर P को नेगेटिव से और N को Positive. पॉजिटिव से, और हाँ जी ये लगा दिया हमने। अब देखो, आपको समझना ये है कि आप जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब के अंदर। यहाँ पे जो हमने डेटा डाला था इसके अंदर, ये डेटा यू कैन कोड दिस डेटा इन द एग्जाम, देयर इज नो इशू विद दैट। ये गलत डेटा नहीं है, ये बिल्कुल रियल डेटा लिखा है आप लोगों को, बिल्कुल यही दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, मतलब ग्राफ से निकाला था ये। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ड्रॉ करने हैं, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फिर से हमको करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो इफ यू डू द एक्सपेरिमेंट देन वील हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वोल्टेज कितना है और करंट कितना आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पे करंट की यूनिट क्या है? माइक्रो। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. ये हो गया आपके पास V है वोल्ट में, ये हो गया आपके पास I किस में है? माइक्रो एम्पियर में। अगर आप वोल्टेज नहीं लगाओगे तो करंट कहाँ से आएगा? ये तो पहले भी था, राइट? अगर Yes. आपने वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, 0.1 किया तो करंट नहीं आया। आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो करंट हल्का सा आया 0.1। फिर आपने मतलब 0.1 नहीं, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया ये, मान लो आ गया आपके पास 2 क्या? 2 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। फिर Yes, आपने sir. 0.3 किया, तो ये हो गया आपके पास ये 2 ही रहा। फिर आपने जो है थोड़ा सा और बढ़ाया वोल्टेज को, मान लो आप 1 तक पहुंच गए, तो ये जो है पहुंच गया 2.5। फिर आपने 1.5 कर दिया तो ये 2.5 ही रहा। फिर आपने क्या किया? फिर आपने वोल्टेज को कर दिया मान लो 2 वोल्ट, तो ये 2.5 ही रहा। फिर आपने 4 वोल्ट किया तो ये 2.5 ही रहा। यानी कि हो गया करंट सैचुरेट। करंट गेट्स सैचुरेटेड। देखो 2.5 माइक्रो एम्पियर है, बहुत ही कम है, ये ना के बराबर ही होता है ये। तो कहने की बात ये है कि यहाँ पर कुछ अजीब सा ही चल रहा है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब करंट क्या कर जाता है? सैचुरेट। और यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा ना हमारा IV ग्राफ, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, दैट विल बी मेड इन सच अ वे दैट वी विल बी यूटिलाइजिंग। देखो हमने प्रीवियस वाले ग्राफ के अंदर, जो हमारे पास ऊपर वाला ग्राफ था, यहाँ पर वी हैव यूटिलाइज्ड द विच क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस? फर्स्ट क्वाड्रेंट। Yes, sir. वी हैव यूटिलाइज्ड फर्स्ट। देखो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये सब पता है ना, 1 2 3 4। हाँ, तो यहाँ पर आपने क्योंकि बैटरी को पलट दिया है तो ये वाला एक्सिस आप यहाँ पे यूज करोगे। यू आर गोइंग टू यूज दिस एक्सिस ऑन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस। और करंट भी जो है का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो करंट का एक्सिस भी नीचे वाला यूज होगा। तो इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेंट यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अपना ग्राफ प्लॉट करोगे। वाई? क्योंकि आपने बैटरी को भी पलट दिया और बैटरी को पलटने की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। सो दिस इज V एंड दिस इज I। करंट की यूनिट क्या चल रही है? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो ये है वोल्ट्स में। और हमने जो ऊपर रीडिंग लिखी थी उसके हिसाब से देखेंगे तो 0 पे 0 था, यानी कि ग्राफ इज गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर। एंड जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को स्टेप वाइज इंक्रीज करेंगे, तो वैसे वैसे करंट हल्का 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 राइज करेगा और फिर कुछ देर बाद वो सैचुरेट मार देगा।
तो ये हमारा ग्राफ आ रहा है इस तरीके से। कर क्या सैचुरेट? Yes, sir. आ रहा है ग्राफ देखो, बिल्कुल ना के बराबर। सो दिस इज व्हिच कैरेक्टरिस्टिक? दिस इज Saturate. अच्छा, reverse reverse bias. bias. this reverse bias characteristics of PN junction diode. करंट कर चुका है क्या? करंट कर चुका है सैचुरेट, तो इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं? Reverse saturation current. रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। करंट बहुत ही कम है, राइट? करंट देखो कितना कम है, जो हमने ऊपर वाली टेबल में करवाया है सैचुरेट कितने पे? 2.5 एम्पेयर पे करवाया है, 2.5 माइक्रो एम्पेयर पे। तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो आप 2.5 माइक्रो एम्पेयर। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि 2.5 माइक्रो एम्पेयर पे करंट हमारा सैचुरेट कर गया है? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ देर तक ये ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते गए तो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी वोल्टेज आती है जब कुछ होता है, अचानक से कुछ अलग हो जाता है इसके अंदर। वो हमारे सिलेबस से कट चुका है वैसे इस बार, लेकिन वो बताना ज़रूरी है, हल्का सा बताऊंगा बस, उसका रीज़न नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट आता है इसकी लाइफ में, जिसे बोलते हैं VBR। क्या बोलते हैं? VBR. ये VBR मतलब ऐसे लिखो, V और BR बिल्कुल चिपका के। तो एक ऐसी वोल्टेज आती है यहाँ पर, रिवर्स बायस चल रहा है, फॉरवर्ड बायस चल रहा है? Reverse. reverse bias. रिवर्स चल रहा है। तो कह रहा हूँ कि एक ऐसा रिवर्स बायस वोल्टेज आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? VBR। और इस VBR पे क्या होता है? इस VBR पे सडनली बन जाता है वाटरफॉल। क्या बन जाता है? Waterfall. वाटरफॉल बन जाता है। तो ये ग्राफ सडनली बन जाता है वाटरफॉल यहाँ पर। और देखो क्या होता है ना कि अगर आप बात करते हो किसी माउंटेनियस रीजन की, टू टॉक अबाउट एनी माउंटेनियस रीजन, कोई भी पहाड़ी इलाका अगर होता है, तो माउंटेनियस रीजन के अंदर क्या होता है? होती है बर्फ जमी होती है, स्नोफॉल होता है वहाँ पर दबा के, और वहाँ पे होती है लैंडस्लाइडिंग। क्या होती है? Landsliding. लैंडस्लाइडिंग इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। इफ यू गो टू मसूरी और हिल स्टेशंस, तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। तो लैंडस्लाइडिंग हो गया और स्नोफॉल हो गया। तो अगर स्नोफॉल हुआ पड़ा है माउंटेन्स में और लैंडस्लाइडिंग हो गया, तो ये जो बर्फ है, इस बर्फ के बहुत बड़े बड़े चट्टान, बहुत बड़े बड़े इसके पीसेस नीचे की तरफ आएंगे। Yes, sir. लिखेंगे कि Yes, ड्यू sir. टू आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर, ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग इन माउंटेनियस, अभी क्या चल रहा है? ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग इन माउंटेनियस रीजन्स, बिग या बिग नहीं, huge blocks of ice come down, and this, ये नेचुरल फिनोमेना है या आर्टिफिशियल फिनोमेना है? ये Natural. नेचुरली ये Natural. कुछ हद तक इसमें आदमी का भी हाथ है, लेकिन इसको हम नेचुरल फिनोमेना काउंट करते हैं। दिस नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड, पता है किसी को क्या बोलते हैं इसको? अरे ईवीएस में पढ़ा होगा, ईवीएस के अंदर जब पहाड़ी इलाकों में बर्फ नीचे की तरफ आती है लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं एवलांच। क्या बोलते हैं? Avalanche. एवलांच। कभी सुना नहीं है क्या? Sir, सुना तो है। What time कोई was बात it? नहीं, लिख लो इसको। तो जब पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की वजह से बर्फ नीचे आती है उसे क्या बोलते हैं? Avalanche. Avalanche. एवलांच। तो ये जो इस डायोड के अंदर हुआ है ना अभी यहाँ पर वाटरफॉल, इसे बोलते हैं एवलांच हो गया, एवलांच आ गया। इसे एवलांच से कंपेयर किया गया है। अचानक से कुछ सडनली बहुत तगड़ा करंट स्पाइक मार रहा है इसमें, दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेक। दिस इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। एंड ये जो VBR है, दिस VBR जहाँ पे ये हुआ है हादसा, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? Breakdown. ब्रेकडाउन वोल्टेज। Breakdown voltage. अब इस बार जो हमारा CBSE में सिलेबस सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। मतलब कि ये ग्राफ नीचे क्यों आया, ऐसा क्या हुआ सडनली अंदर कि जिसकी वजह से नीचे आया। यू कैन रीड दैट इन एनसीईआरटी। हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी लेंथी थिंग टू गो इनटू, तो वो हम स्किप कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये वाटरफॉल क्यों बना ये हम डिस्कस नहीं कर रहे। वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ओनली दिस पार्ट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये आता क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर कि ये बन रहा है। तो आपको एक नोट डालना है कि
आप नोट लिखो। नोट ये लिखो कि फॉरवर्ड बायस करंट जो बनता है इज ड्यू टू फॉरवर्ड बायस करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या लिखा? Forward bias current is due to majority charge carriers. हाँ, और ये जो होता है ना रिवर्स बायस में करंट अच्छा आता है या बहुत कम आता है? कम आता है। बहुत कम आता है। द रिवर्स सैचुरेशन करंट जो कि ना के बराबर होता है, दिस इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट बनता है वो किसकी वजह से बनता है? Majority charge carriers. Majority charge carriers. हाँ जी। और रिवर्स बायस के अंदर करंट बनता है किसकी वजह से? Minority charge carriers. Minority charge carriers. और यही रीजन है कि रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है। Majority charge carriers कौन से हैं? मतलब N साइड वाले या फिर P साइड वाले? दोनों वाले। दैट इज, लिख लो आगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N साइड एंड होल्स फ्रॉम P साइड। Inside. एक्चुअली फॉरवर्ड बायस के अंदर माइनॉरिटी की वजह से भी बनता है, लेकिन मेजॉरिटी वाला इतना ज़्यादा ओवर पावरिंग होता है कि उसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स क्या लिखे हैं कि फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट का रीजन क्या है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना। और रिवर्स बायस के अंदर करंट का रीजन क्या है? Minority charge. Minority charge carriers की flow होना। बिल्कुल, इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, सो लिखो ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यार इस तरीके से हमने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कर लिया है, जो कि था हमारा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? Yes, sir. नाउ वी आर गुड टू मूव फॉरवर्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके अंदर वो देखते हैं। तो लिखो एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हम फॉर्मली पढ़ेंगे एक एक करके कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें 4-5 एप्लीकेशंस करने हैं इसके। तो पहला एप्लीकेशन है एज अ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज अ Rectifier. रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स। कुछ स्पेशल पर्पस है इनका, यानी कि वी आर गोइंग टू मॉडिफाई द पीएन जंक्शन डायोड इन सच अ वे दैट वी कैन डिराइव सम स्पेशल पर्पसेस आउट ऑफ दीज डायोड्स। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस? Optoelectronic device. ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। Optoelectronic devices. यस। और यहाँ पे हमारे पास आती हैं 3 कैटेगरी। एक होती है हमारे पास फोटो डायोड। कौन सा डायोड? Photodiode. इसका आता है सोलर सेल। सुना है कभी सोलर सेल? Yes, Yes, sir. sir. सोलर सेल तो होता है यार, घर में भी लगा रहते लोगों के। तो सोलर सेल इसे बोलते हैं फोटो वोल्टेक सेल। कौन सा? Voltaic cell. Photovoltaic cell. फोटो वोल्टेक सेल। एंड तीसरा है हमारा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तीसरा क्या है? LED. Light emitting Light diode. emitting लाइट diode. एमिटिंग, बिल्कुल। और ये तीनों, इन तीनों को क्या बोलते हैं? ऑप्टो Optoelectronic devices. डिवाइसेस। ऑप्टो मतलब हैज गॉट टू डू समथिंग विद लाइट, एंड Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो चैप्टर का नाम ही है। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे, सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। अब टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ। PN junction diode. 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 पहला एप्लीकेशन क्या है? एज अ Rectifier. Rectifier. बिल्कुल।
जब हम बोलते हैं कि हमें जैसे मान लो कि आपने कोई गलती कर दी, उस गलती को करेक्ट करने को बोलते हैं ना रेक्टिफिकेशन, इजंट इट? Yes, Yes, sir. sir. तो रेक्टिफिकेशन मतलब ठीक करना या खराब करना? ठीक करना. बिल्कुल, तो लिख लो टू रेक्टिफाई मीन्स टू डू सम करेक्शन. To rectify means to do some correction. तो यहाँ पर हम कुछ ठीक कर रहे हैं, कुछ रेक्टिफाई कर रहे हैं. हम समझते हैं कि हम क्या चीज रेक्टिफाई कर रहे हैं. अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम बात करते हैं अपने फ़ोन की बैटरी की, तो अगर हमें अपने फ़ोन को चार्ज करना है, फ़ोन की बैटरी को चार्ज करना है, तो हमारी फ़ोन की जो बैटरी है, आवर फोन्स बैटरी या फिर हमारे लैपटॉप की बैटरी, उसको चाहिए एक, इट नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ करंट. इट नीड्स अ Constant supply of current. बिल्कुल. लेकिन हमारे घर में कैसा आता है? वेरिएबल. Alternating current. बिल्कुल. However, डोमेस्टिक सप्लाई हमारे घर में आता है. डोमेस्टिक सप्लाई इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर. ऑल्टरनेटिंग मतलब ऊपर नीचे, कम ज़्यादा. ऑल्टरनेटिंग इन नेचर हमारे घर में आता है ये वाला. देख रहे हो ये आता है ना घर में हमारे. Yes, sir. Yes, sir. इसे बोलते हैं वी नॉट, इसे बोलते हैं माइनस वी नॉट, इसे बोलते हैं हम पाई बाय ओमेगा, इसे बोलते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, और फिर ये चलता रहता है साइकिल. दिस इज टी इन सेकेंड्स एंड दिस इज वोल्टेज इन वोल्ट्स. तो कहने की बात ये है कि हमारे घर में आती है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, लेकिन हमारे लैपटॉप की बैटरी को, हमारे फ़ोन की बैटरी को चार्जिंग करने के लिए कैसा सप्लाई चाहिए? Direct. Constant supply. हाँ, डायरेक्ट चाहिए, कांस्टेंट चाहिए. अब देखो ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है ना हमारी, ये हम पढ़ चुके हैं ना चैप्टर 7 के अंदर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, इसमें चक्कर क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दो दिक्कतें हैं. इट, अब देखो, हम अभी तक तो हमने आज तक तो कभी बोला नहीं था कि ऑल्टरनेटिव सप्लाई में कोई दिक्कत है. लेकिन आज जब हमें पता लगा कि हमारे फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी इससे, तो हमें पता लग गया कि हमें नीड है एक कांस्टेंट सप्लाई की, हमें एक वेरिएबल सप्लाई की नीड नहीं है. तब हम बोल रहे हैं कि इसमें कुछ दिक्कत है. तो इट हैज़ टू प्रॉब्लम्स. इट हैज़ टू प्रॉब्लम्स इन इट. इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इट वेरीज विद टाइम, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. इसके साथ हमारे पास पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम के साथ वेरी करता है. Varies with time. हमें कैसा चाहिए? टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें चाहिए कांस्टेंट. एंड व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी एंड हेंस डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हमारा फोन कभी चार्ज हो ही नहीं, हमारे फोन की बैटरी कभी चार्ज हो ही नहीं सकती एसी से. तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं या सही है? ये Problems दोनों है. प्रॉब्लम्स हैं. तो इन प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन करना है, इन प्रॉब्लम्स का. Rectification करना है. बिल्कुल. तो कौन करेगा? वो करेगा पी इंजेक्शन डायोड. लिखेंगे कि वी हैव टू दस परफॉर्म rectification of the above two problems. और इन दो प्रॉब्लम्स का रेक्टिफिकेशन पीएन जंक्शन डायोड नहीं कर पाता अकेला. पीएन जंक्शन डायोड सिर्फ दूसरी प्रॉब्लम का रेक्टिफिकेशन करता है. देखते हैं कैसे. तो आप लिख सकते हो कि रेक्टिफायर सर्किट. कौन सा सर्किट? Rectifier रेक्टिफायर circuit. सर्किट. लिखेंगे कि इट इज अ सर्किट
It is a circuit which converts an alternating waveform. It is a circuit which converts an alternating waveform to a unidirectional output Unidirectional. waveform. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ रेक्टिफायर सर्किट, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ सर्किट व्हिच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म टू अ unidirectional Directional output waveform. और ऐसा क्यों बात है पॉसिबल? लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन. प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन यही है कि अ डायोड conducts in which biasing? Forward biasing. Under forward biasing. And does not conduct under Biasing. reverse biasing. So this is the principle of rectification. This is very important. ये 1 मार्क आ सकता है पेपर के अंदर कि what is the principle of rectification. तो हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल यही है कि डायोड जो है कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में और नेग्लिजिबली कंडक्ट करता है रिवर्स बायस में. What is the principle of rectification? A diode conducts under forward biasing and does not conduct under reverse biasing. बिल्कुल. ऐसा लग रहा है बहुत एनर्जी कम हो रखी है आप लोगों की, क्या चक्कर है? नींद आ रही है क्या? No sir. ओके. तो रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है? इट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म टू Unidirectional output waveform. आउटपुट वेवफॉर्म. ये जो वेवफॉर्म है ये किस चीज की वेवफॉर्म है? वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, लिख लो यहाँ पर. ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट टू यूनिडायरेक्शनल आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ Voltage or current. वोल्टेज और करंट. व्हाट इज द टॉपिक? Application is- of semiconductor. It's of PN junction diode. And what is the first topic there? PN junction diode as a rectifier. तो यहाँ पर आप यहाँ से चालू हो गया रेक्टिफिकेशन वाला फंडा. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, you may please write here PN junction diode as a क्या? Rectifier. रेक्टिफायर. बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यही है कि डायोड कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायसिंग में और कंडक्ट नहीं कर पाता या फिर क्लोज टू नेग्लिजिबल कंडक्ट करता है अंडर रिवर्स बायसिंग. चले आगे. Yes sir. ठीक है. अब आता है कि रेक्टिफिकेशन करने के दो तरीके हैं. तो लिखो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स. टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स. एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर. कौन सा रेक्टिफायर? Half wave rectifier. और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर. तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स कौन से हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड Full wave rectifier. Full wave rectifier. बिल्कुल. कौन सा अच्छा है? फुल वेव. नाम से Yes, पता लग रहा है. तो हम कौन सा यूज नहीं करते? हम हाफ वेव यूज नहीं करते. इट इज एन ऑब्सोलीट मतलब पुराना, जिसको हम यूज नहीं करते. इट इज एन ऑब्सोलीट मेथड ऑफ क्या? रेक्टिफिकेशन. अच्छा बताओ कौन से वाले चीज में हमें रेक्टिफिकेशन करना है? हमें करंट Time में change होता रहता है value.
और ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म। ऑल्टरनेटिव। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस 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 सर। हमें ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म की कौन सी दो समस्याओं को का हल करना है? एक तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है और वो एक टाइम के साथ पोलैरिटी भी चेंज कर रहा है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि ये ग्राफ नीचे जाए कि ना जाए, नीचे ना जाए ग्राफ ये। और ये क्या ये ग्राफ ऊपर नीचे हो? नहीं, ऊपर नीचे भी ना हो। यानी कि पहले तो हम चाहते हैं कि नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले ये ना आए। और हम तो चाहते हैं कि जो है ना बम्पीनेस है इसके अंदर, ये बम्पीनेस भी खत्म हो जाए। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ लिख लो, we have to thus perform rectification of the above two problems, that is remove bumpiness of graph and get rid of graph in negative, graph in fourth quadrant। हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं चाहिए और हमें ऊपर वाले ग्राफ में बम्पीनेस नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए और ये मिलता नहीं है। तो मिलता क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो दो तरह के होते हैं रेक्टिफायर सर्किट्स, क्या क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा अच्छा है? फुल वेव। हाँ, तो देखेंगे कि इट इज एन ऑब्सोलीट मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन अंडर हाफ रेक्टिफायर, बट इसको पढ़े बिना फुल वेव समझ नहीं आएगा। बट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कौन सा वाला? फुल वेव। फुल वेव। यूज आजकल फुल वेव भी नहीं होता। इट इज प्रिफर्ड मेथड फॉर सिंपल रेक्टिफिकेशंस ऑपरेशंस। जैसे याद है आपको, हम करते थे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? एक लेंस। एक। और कंपाउंड में 2 लेंस होते हैं। यस सर। तो कहने की बात ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर यूज होता है 1 डायोड और उसमें यूज होते हैं 2 डायोड्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। uses 1 diode and full wave uses 2 diodes। 2 diodes। कौन से लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। अब देखते हैं हम जरा हाफ वेव रेक्टिफायर। बहुत ही सिंपल है एक्चुअली, देखो ध्यान से। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करना है हमको? देखो आपका अल्टीमेट गोल क्या है? डायरेक्टिंग करंट निकालना है। क्या निकालना है? मतलब टाइम के साथ वेरी ना करंट, बस मतलब नहीं, करंट। अल्टीमेट गोल क्या है? आपको फोन चार्ज करना है ना? हाँ यस सर। आपका अल्टीमेट गोल ये दिमाग में रखो कि आपको अपनी फोन की बैटरी को चार्ज करना है। अगर आपको फोन की बैटरी को चार्ज करना है, फोन की बैटरी को कैसा चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, टाइम वेरिंग का चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट चाहिए। ये बताओ कि हमारे घर में जो आता है ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है हमारे घर में, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट की आती है ना घर में, आरएमएस। यस सर। और हमारे फोन को क्या चाहिए? बैटरी को सर बताया तो था, 12 वोल्ट चाहिए उसको या 15 वोल्ट चाहिए? 12 वोल्ट क्या चाहिए? फिक्स्ड कांस्टेंट। यस सर। घर में क्या आ रहा है? 220 वोल्ट टाइम वेरिंग। और चाहिए क्या? 12 वोल्ट कांस्टेंट। तो ये जो 220 वोल्ट का आपके पास टाइम वेरिंग आता है ना, कहाँ से आता है ये आता है ग्रिड से। सरकार देती है हमको। इसको आप क्या करोगे? इसको आप 12 वोल्ट पे लेके आओगे यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आपने 220 वोल्ट को 12 वोल्ट पे स्टेप डाउन किया यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर से जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग में ही खेलता है। तो टाइम वेरिंग से टाइम वेरिंग नहीं मिलेगा, टाइम वेरिंग से टाइम वेरिंग मिलेगा।
टाइम वेरिंग ही मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आपने सीधा इस 220 वोल्ट का झटका दे दिया अपनी बैटरी को तो तुरंत आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाता, उसके लिए डिज़ाइन ही नहीं है वो। यानी कि आपका अडाप्टर बड़ा ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। उस अडाप्टर के अंदर क्या क्या पहला कंपोनेंट क्या है? स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर। बताया था ना पहले। यस सर। ठीक है, इसके बाद होगा असली काम। इसके बाद की जर्नी देखो क्या है। इसके बाद आपका पिक्चर में आता है पीएन जंक्शन डायोड, और ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ये देता है आपको 12 वोल्ट का 12 वोल्ट तो देगा आइडियल सिचुएशन में, लेकिन इसके अंदर भी डिप्लीशन लेयर है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमने जब स्टेप डाउन किया तो मान लो यहाँ पे मिल गया आपको 15 वोल्ट और 3 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो गया, तो कुल मिला के आपको 12 वोल्ट मिल जाता है। इतना कुछ एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, तो आप लोग मान के चल लो कि डायोड के अंदर कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, आपको एज इट इज मिल गया। लेकिन बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, डायोड के अंदर भी कुछ ना कुछ बर्बाद होता है रियल सिनारियो में, लेकिन एनसीईआरटी में मान रखा है कि डायोड आइडियल है, डायोड के अंदर कुछ भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा, तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, जो कि गलती कर रखी है एनसीईआरटी के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12 वोल्ट का क्या, 12 वोल्ट का कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक पंगा है, अभी हम देखते हैं धीरे धीरे। तो समझ में आ गया कि स्कीमेटिक क्या है? दिस इज द स्कीमेटिक। ठीक है, अब इस स्कीमेटिक के बेसिस पर बनाएंगे सर्किट डायग्राम। क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। टॉपिक क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल। हाफ वेव अच्छा है खराब है? बेकार है बिल्कुल, फुल वेव खराब है। खराब है। लेकिन पढ़ना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसके बिना हम फुल वेव तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो लिखो सर्किट डायग्राम। कौन से वाले का? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। बिल्कुल। व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी वी मस्ट परफॉर्म? स्टेप डाउन ऑपरेशन। यस सर। वो सब दिखाया जाएगा यहाँ पर। ये कहाँ से आता है? हमारे स्विच बोर्ड में, घर के जो स्विच बोर्ड है उसके अंदर 220 वोल्ट का चल रहा है करंट। यस सर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ये क्या है? ये आपका V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन साइन ओमेगा टी। और ये रही प्राइमरी कॉइल, और ये रही सेकेंडरी में कम टर्न्स क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेप डाउन में सेकेंडरी में कम टर्न्स होते हैं, बताया था। यस सर। यस सर। और यहाँ पे लगा दिया आपने, ये क्या है? जंक्शन डायोड। ये जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड, इसको डायोड डी बोल दो। और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या कर रहे हो? 12 वोल्ट का कांस्टेंट करंट चाहिए। हाँ, आपको फोन चार्ज करना है, सिंपल रखो अपना फंडा। हाँ, फोन चाहिए। ये आपका अडेप्टर सर्किट है, ये जो हम बना रहे हैं अभी, क्या है ये आपका अडेप्टर है। आपने अडेप्टर को लगा दिया, ये आपका सॉकेट बोर्ड है। सॉकेट बोर्ड में क्या अवेलेबल है? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी, आपका सॉकेट बोर्ड है। और सॉकेट बोर्ड, ये आइटम क्या है? ये आपका अडेप्टर है। क्या है ये? अडेप्टर। अडेप्टर के अंदर पहला ऑपरेशन क्या हुआ? स्टेप डाउन स्टेप अप? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन हुआ यूजिंग क्या? ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बिल्कुल। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट किसको दे रखा है? डायोड को। यस सर। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? फोन चार्ज करना है। बिल्कुल। अब आगे ट्रैक पे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आगे लगा दो अपना फोन यहाँ पर। ये आपका फोन है, ये जो रेसिस्टर दिखाया है ना, इसे लिख दो RL। इसे बोलते हैं लोड रेसिस्टर। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टर। ये आपका वही डिवाइस है, जो भी गैजेट है आपका, जिसको क्या चाहिए था? जिसको चाहिए था आउटपुट, जिसको चाहिए था एक कांस्टेंट सप्लाई। ये उसके टर्मिनल्स निकाल दो इस तरीके से। ठीक है, यस सर। इसको बोल दो X, इसको बोल दो Y, इसको भी बोल दो X, इसको भी बोल दो Y। बात तो एक ही है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो ये सर्किट डायग्राम कौन से वाले टॉपिक का है? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। लेट अस लुक एट इट्स वर्किंग नाउ। तो लिखो वर्किंग, इसकी वर्किंग हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग। यार हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। अच्छा, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या होता है? कि वो फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है, करंट कंडक्ट करता है और रिवर्स बायसिंग में नहीं करता। नहीं करता है, नहीं करता है या थोड़ा सा करता है? नेग्लिजिबली करता है।
नेग्लिजिबल करता है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल करने का मतलब क्या होता है कि करता तो है लेकिन हम मानते हैं कि नहीं करता। तो बनाते हैं इसका, देखते हैं इसका वर्किंग क्या होगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं हमारे, ये कौन सी सप्लाई है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट? अल्टरनेटिंग। दिस इज ऑल्टरनेटिंग, तो यहाँ लिख लो ऑल्टरनेटिंग इनपुट, क्या लिखा? Alternating input. And what are we expecting here? Alternating? No. No. We are expecting uni directional output across x and y, isn't it? Yes, sir. We are expecting a unidirectional Directional output across terminals x and y. ये तो हमारा गैजेट है। Working of half wave, तो लिखो कि during the positive half cycle of input AC, during the Positive half cycle of input AC. तो ये हमारा इनपुट AC है, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। तो यहाँ पे बनाओ इसका ग्राफ। तो ये रहा इसका ग्राफ। तो देखो ना, ये ऐसे होता है अप और फिर डाउन। ये इसकी हो गई, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, Negative half cycle. एंड दिस इज द सेकेंड साइकिल का आधा, एंड दिस इज द सेकेंड साइकिल का बाकी आधा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। ये हमारी इनपुट है कि आउटपुट है? ये हमारी इनपुट है। ये हो जाएगी आपकी इनपुट वेव फॉर्म। व्हाट इज दिस? इनपुट वेव फॉर्म है। अब जब हम बात करते हैं ना इस वाले पार्ट की, ये जब आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, जब हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, तो जब ये आएगा तो क्या होगा? तो होगा ये, एक काम करो, इसमें ना कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो। यहाँ पर आप मार्क कर लो, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B। क्लियर? भी मार्क कर लिए? ठीक है। अब क्या लिखा हमने यहाँ पे? ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ Positive half cycle of input AC. इनपुट AC। जब इनपुट AC की, ये इनपुट AC है ना या DC है इनपुट? AC. हाँ, जब इनपुट AC का आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट AC का आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से ये 220 वोल्ट बन जाएगा 12 वोल्ट, और यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन आता है, म्यूचुअल इंडक्शन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन की मदद से ये ट्रांसमिट हो गया यहाँ तक। और ये जो हमारे A और B टर्मिनल्स हैं, तो आप बोलोगे कि टर्मिनल A पे आ जाएगा पॉजिटिव और टर्मिनल B पे आ जाएगा नेगेटिव, या उल्टा भी हो सकता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जब हमारी फर्स्ट साइकिल आई तो ऐसी पोलैरिटी एस्टैब्लिश हुई कि यहाँ पर पॉजिटिव बना, यहाँ पर नेगेटिव बना। अगली साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। Yes, sir. ये पॉजिटिव बना तो ये पॉजिटिव यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, ये नेगेटिव बना तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसमिट हो गया। ये बात हो रही है हमारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, terminal A is plus, terminal B is minus। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. During the positive half cycle of क्या? Input AC, AC. terminal A is positive Positive. and terminal B is negative. Negative. Terminal A is at plus polarity, terminal B is at minus Minus polarity. polarity। तो सर A नेगेटिव पे हो सकता है ना वैसे तो? बिल्कुल हो सकता है, ये सिर्फ मान लिया है हमने समझने के लिए। अगली में होगा ना, अगली हाफ साइकिल में आ जाएगा। ये लिख लिया? Yes, sir. तो सीन कुछ Yes, ऐसा sir. बन रहा है, तो सीन कुछ ऐसा बन रहा है कि A पॉजिटिव पर है। तो अगर A पॉजिटिव पर है तो यहाँ पर आप एक काम करो, मार्क कर लो यहाँ पर, यहाँ पर एक प्लस साइन दिखा दो, यहाँ पर एक माइनस साइन दिखा दो। दिखा दिया? Yes, sir. अब देखो P से पॉजिटिव या P से नेगेटिव? P से पॉजिटिव। P से positive. अगर P से पॉजिटिव है तो बाइसिंग कौन सी हुई? फॉरवर्ड। Forward biasing. तो लिखेंगे कि अगर P से पॉजिटिव है तो डायोड इज
फॉरवर्ड बायस। देखिए देयरफॉर डायोड इज फॉरवर्ड, कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर, डायोड इज क्या? फॉरवर्ड बायस बायस और डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है कंडक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कंडक्ट करेगी, यानी कि 12 वोल्ट गुजर के जाएगा उसके अंदर से। यस सर डायोड कंडक्ट्स करंट। तो आउटपुट पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। मिलेगा तो ये हो गई एक बात। तो जब डायोड कंडक्ट करेगी तो करंट उसके थ्रू जाएगा होता हुआ, और यहाँ पर हम करंट मार्क कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, देखो ध्यान से, यहाँ से करंट जाएगा क्योंकि ये हाई पोलैरिटी है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो करंट जब जाएगा इस तरीके से तो ऐसे करके फ्लो करेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से करंट जाएगा इस तरीके से होता हुआ, और यहाँ से जाएगा आई, फिर यहाँ से जाएगा ये क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? लोड रेजिस्टर, हाँ ये लोड, ये चीज़ क्या है? ये हमारा वही है, मोबाइल लगा हुआ है यहाँ। गैजेट, फोन। हाँ ये हमारे मोबाइल के अंदर जहाँ पे हम अडेप्टर घुसाते हैं, ये वो वाला टर्मिनल है। ठीक है, तो बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? एक्स से वाई या वाई से एक्स? एक्स से वाई। एक्स से वाई करंट फ्लो कर रहा है, एक्स से वाई। देखेंगे कि डायोड कंडक्ट्स करंट थ्रू इट फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स टू वाई। हम ये क्यों इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं कि एक्स टू वाई? क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि करंट कैसा आना चाहिए, यूनी डायरेक्शनल। ऐसा ना हो कि अगली साइकिल में वाई टू एक्स फ्लो कर गया तो पंगा हो जाएगा। तो फिर हमारा डिजायर्ड आउटकम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा उसमें। नहीं है। हमारा जो डिजायर्ड आउटकम है वो ये है कि करंट हमेशा यूनी डायरेक्शन मिलना चाहिए हमको, अदरवाइज हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी फ़ोन की। तो दिस वी रोट अबाउट द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। अब क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी लिखो, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, ड्यूरिंग द नेगेटिव। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो बस सिंपल है, इस बार क्या होगा, लिखेंगे दिस, इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिचुएशन जो कैपिटल ए पॉइंट है, टर्मिनल ए, नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ वो नेगेटिव हो जाएगा। टर्मिनल ए एक्वायर्स माइनस पोलैरिटी एंड टर्मिनल बी एक्वायर्स पॉजिटिव पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी। अगर टर्मिनल ए नेगेटिव हो गया तो पी नेगेटिव से चिपक रहा है, यानी कि कैसी बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग हो गया। तो लिखेंगे कि देयरफॉर डायोड गेट्स रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस? देखो देयरफॉर डायोड गेट्स क्या? रिवर्स बायस्ड। और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट करती है क्या? नहीं करती। विजिबली। देयरफॉर हाँ, देयरफॉर डायोड डज नॉट कंडक्ट करंट। और क्या इस वाले पार्ट में आउटपुट आएगा? नो सर देखेंगे नो आउटपुट, यानी कि एनर्जी बर्बाद हो रही है, एनर्जी बर्बाद हो रही बर्बाद हो रही है, यानी कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रही क्योंकि डायोड कंडक्ट ही नहीं कर रही उस वाले केस में। समझ में आ रही है? यस सर तो ये जो हमने डिस्कस किया, ये हमने डिस्कस किया एक कंप्लीट साइकिल का। अगर आप देखो ध्यान से तो इसको हमने पार्टीशन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। तो हमने यहाँ पे ये वाला डिस्कस किया, देखो ध्यान से यहाँ पर ये वाला, ये दिख रहा है येलो वाला, ये डिस्कस किया हमने। और जब हमने बोला ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल तो हमने ये ग्रीन वाला डिस्कस किया, ये ग्रीन वाला कह रहा हूँ, ये वाला ग्रीन वाला ये, हाँ। तो हमने ये वाला डिस्कस किया। ये क्लियर है ना कि हमने पहले वाले केस में ये पॉजिटिव वाले केस में येलो वाला किया और नेगेटिव वाले केस में ग्रीन वाला किया, क्लियर है? यस सर है। यस सर। ठीक है। और यही प्रोसेस अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। यस सर। तो लिखेंगे कि दिस प्रोसेस, द अबव प्रोसेस repeats itself, the above process repeats itself continuously and the input and output waveforms are drawn as under। अगर हम इनपुट और आउटपुट को ड्रॉ करते हैं एक के नीचे एक, तो ऐसा कुछ ड्रॉ करेंगे, देखो ध्यान से। एक वाई एक्सिस बना लो कॉमन और उसी के ऊपर आप लगा दो आपके दो एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो हमारा ऊपर वाला एक्सिस है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इनपुट, ये इनपुट की पहली साइकिल,
और ये इनपुट की दूसरी साइकिल। दूसरी साइड। और अगर आप देखते हो आउटपुट को, तो आउटपुट में वो क्या हो रहा है, आउटपुट में क्या होगा कि पहली साइकिल में तो कंडक्शन होगा लेकिन दूसरी में कंडक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, यानी कि ये वेस्ट हो गया। फिर अगली वाली के पहली वाली में तो कंडक्शन होगा लेकिन दूसरी में कंडक्शन नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो इसमें आप ऐसे करके है ना, ऐसे बना लेना, ऐसे बना लो इसको। एक सेकेंड, ये जस्ट टू हैव द अलाइनमेंट हियर। इस तरह से एक के नीचे एक बना लेते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। यस। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट वेव फॉर्म और नीचे वाला आउटपुट वेव फॉर्म। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ वेव वाला क्यों बेकार है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वाले जो साइकिल्स हैं वो यूज नहीं हो पा रहे, वो हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, वो वेस्ट हो रहे हैं। लिखेंगे कि क्लियरली द नेगेटिव हाफ साइकिल्स of input AC are getting used, Getting wasted. are getting wasted. लिखेंगे कि this is why half wave rectifier circuits are no longer used in any practical applications. तो कौन से यूज होंगे? फुल वेव। फुल वेव में ये जो यहाँ पर एनर्जी बर्बाद हो रही है, ये बर्बाद नहीं हो रही होगी, ये बेनिफिट होगा वहां पर। तो लिख लो फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये है ऑल्टरनेटिंग इनपुट। और व्हाट इज दिस? दिस इज द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल। So this is P1, P2, and this is the secondary coil. secondary coil, S1, S2, and यहाँ पर हम यूज करते हैं दो डायोड्स, ये पहला Yes. और ये दूसरा, एंड इसको हम आगे जाके ऐसे करके बंद कर देते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है? फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। और ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इस बार इसको अगर आप बनाओगे यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। लिख लो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। क्या लिखा? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। हाँ, मतलब है तो ट्रांसफार्मर ही, वही है, स्टेप डाउन ही है, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू ओमेगा टी। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द अल्टरनेटिंग इनपुट और डायरेक्ट इनपुट? Alternating. This is the alternating input, and this is our diode D1, and this is the diode D2, and here in addition to, यहाँ पे क्या नहीं लगाया अभी तक हमने? लोड रेजिस्टर लोड नहीं लगाया, तो लोड लगा लेते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो लोड लगाने के लिए आप यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से इस तरीके से करते हो, याद है जॉकी? Yes, sir. Yes, sir.
तो जॉकी टाइप का कुछ लगा दिया यहाँ पे आपने, और फिर इसको ले आके आपने इससे टपाया, इसे कहते हैं जंपर कनेक्शन, क्या बोलते हैं, जंपर कनेक्शन। जंपर कनेक्शन। तो इसको आपने ले आके यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ से आपने लगा दिया इस तरीके से, ये आपके पास RL है, ये हो गया आपका X, ये हो गया आपका Y। एंड व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग हियर? यूनी Unidirectional output. What are you expecting there? Unidirectional output. This is X, this is Y. So this is the circuit diagram of a full wave rectifier. Okay. This is Yes, sir. this is point A and this is point B. यार आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके Okay, sir. चलिए गाइस, ओके देन, गुड नाइट, सी या, बाय बाय. Thank you, sir. थैंक Thank यू, you, sir. थैंक्स, बाय.